हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विथ अंकिता पांडे। तो आज हम लोग अपने हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया था और उसके साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से वेरिएशन आता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ बताई थी और उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ का हम आज यूज़ करेंगे। तो अगर आप वो वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको आज के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेंडल जो थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया। मतलब अब पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस से क्या मतलब है? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस से मतलब ये है कि किस तरीके से जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। हम अगर ये देख रहे हैं कि अगर कोई प्लांट है उसमें रेड कलर का फ्लावर आ रहा है, तो जब वो नया प्लांट बनाता है तो कैसे उसमें रेड कलर का ही फ्लावर आता है, ठीक है। या अगर दो प्लांट लगे हैं, रेड और वाइट प्लांट साथ साथ लगे हुए हैं, तो कैसे जो नया प्लांट बनता है उसमें रेड, या तो रेड फ्लावर आएगा या वाइट फ्लावर आएगा। तो किस तरीके से ये ट्रांसमिशन कैरेक्टर का होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्या वो चीज़ है जो कि लेकर जाती है मैसेज को, या जो भी कैरेक्टर है उसको किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जाती है। मेंडल ने अपनी स्टडी बहुत पहले की थी। उस टाइम कोई भी जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को न्यूक्लियस नहीं पता था क्या होता है। तो मेंडल वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि सेल के अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है, और इसीलिए उन्होंने अपनी जो भी स्टडीज़ की वो स्टडीज़ उनकी आप ये कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल थी। सबसे बड़ी बात कि ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक स्टैटिस्टिशियन थे। मैथ्स की एक ब्रांच होती है स्टैटिस्टिक्स, तो ये उसी स्टैटिस्टिशियन थे। तो इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स में या जो भी इन्होंने स्टडी किया उसमें इन्होंने स्टैटिक्स वाला ही टर्म्स लगाया है, स्टैटिस्टिक्स वाला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। ये है मेंडल की फ़ोटो, और इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, और ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो इन्होंने ही स्टडी चालू की और बताया कि किस तरीके से मैसेज या जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। मेंडल क्या था, इनका बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं बगीचा था या खेत था। तो उसमें पी प्लांट उगाया जाता था। पी प्लांट, जिसको आप मटर का पौधा कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो साइंटिफिक नेम इनका इसका पी का पाइसम सटाइवम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया, कोई और प्लांट भी ले सकते थे। तो देखिए, एक तो इनके पास अवेलेबिलिटी पी प्लांट की थी, इनके सामने पी प्लांट उग रहे थे, तो इन्होंने पी प्लांट लिया। और पी प्लांट इन्होंने चुना तो उसके पीछे जो बहुत बड़ा बेनिफिट था वो ये था कि पी प्लांट में बहुत सारे नंबर ऑफ़ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो एकदम कंट्रास्टिंग होते हैं, ठीक है। पहली बात मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर जो है वो कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग जैसे आप कपड़े भी पहनते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट क्या है? कंट्रास्टिंग है, मतलब एकदम ऑपोजिट है। उसी तरीके से जो कैरेक्टर है पी प्लांट में वो भी एकदम ऑपोजिट होते हैं। मतलब एक प्लांट टॉल होगा तो दूसरा शॉर्ट होगा,
ठीक है, बीच का ऐसा कुछ नहीं होगा कि मीडियम हाइटेड हो जाए या उससे थोड़ा बड़ा हो जाए या सबसे छोटा हो जाए ना। अगर प्लांट टॉल है तो टॉल होगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट होगा, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, किसी भी कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है कोई दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसके फ्लावर कलर की बात करें तो उसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो फ्लावर वॉयलेट कलर का होगा या वाइट कलर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ बनाई जाती हैं, या आप कह सकते हैं इस तरीके की पॉसिबिलिटी पी प्लांट्स में मिली। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये था पी प्लांट का कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर थे। ठीक है, मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज पी प्लांट हैड नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस विच दे वर ईजी टू टेल अपार्ट। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस था। फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड डॉर्फ, डॉर्फ मतलब शॉर्ट, डॉर्फ का मतलब शॉर्ट। सम पी प्लांट प्रोड्यूस राउंड सीड वाइल अदर प्रोड्यूस रिंकल्ड सीड, और अगर वो सीड बना रहे हैं तो या तो वो कम्प्लीटली राउंड हो सकता है, ठीक है, या वो रिंकल्ड हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, सिकुड़ा हुआ जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये था कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to stigma। pollen grain का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा पर, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अच्छा, ये पॉलिनेशन जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में जो एंथर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर आ जाए तो इस तरीके के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब उसमें फ्लावर नहीं चेंज हो रहा है। और क्रॉस पॉलिनेशन, अगर उसमें फ्लावर चेंज हो जाता है, अगर जो एंथर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है वो उस फ्लावर में न जाकर किसी दूसरे फ्लावर पे जाके पॉलिनेट कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो पी प्लांट का सबसे अच्छा एडवांटेज ये भी था कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है या जो स्टडी है वो बहुत ही आसान हो गई थी। और नेक्स्ट रीज़न क्या है कि पी प्लांट में बहुत सारे जनरेशन्स को स्टडी किया जा सकता है। कम समय में बहुत ज़्यादा जनरेशन्स को आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको रिज़ल्ट भी आराम से दिख जा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, और शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के कारण उनका जो स्टडी था वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था। तो ये सारे थे पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक जो मेंडल को हेल्प किए उनके रिज़ल्ट तक पहुंचने में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पी प्लांट का एक डायग्राम है। ठीक है, या पिक्चर दी हुई है पी प्लांट में कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया क्या। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए। ठीक है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को नहीं लिया, 7 कैरेक्टर को ही लिया। उसमें पहला है सीड शेप। ठीक है, सीड का शेप अभी मैंने आपको बताया, या तो वो राउंड हो सकता है या व्रिंकल्ड हो सकता है। अभी ये क्या लिखा है ऊपर डोमिनेंट रिसेसिव, उस पर मत जाइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले इस कैरेक्टर को देख लेते हैं कि उन्होंने कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया। तो पहला सीड शेप हो गया, जिसको राउंड और व्रिंकल्ड कह सकते हैं। आप राउंड को कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं और व्रिंकल्ड को स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं।
मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये सिंबल हम लोग क्यों दे रहे हैं। दूसरा था सीड का कलर। अब सीड का कलर या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। तो मैं एक को कैपिटल वाई कर दे रही हूँ, दूसरे को स्मॉल वाई कर दे रही हूँ, ठीक है। फ्लावर का कलर, ये थर्ड कैरेक्टर है, या तो वॉयलेट हो सकता है या वाइट हो सकता है। तो हम कैपिटल डब्ल्यू कर दे रहे हैं और स्मॉल डब्ल्यू कर दे रहे हैं। पॉड का शेप, अब पॉड क्या होता है, जो मटर का छिलका होता है ना, जिसको हम लोग, जैसे ये अगर मैं बनाऊँ, ये इस तरीके से मटर लगी हुई है, इस तरीके से मटर लगी होती है ना, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको आप हटाते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पॉड, जो छिलका होता है। अब पॉड का शेप या तो फुल हो सकता है, इसको स्मूथ भी कह सकते हैं, या कंस्ट्रक्टेड हो सकता है। आप देख सकते हैं कुछ वो सिकुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो या तो स्मूथ हो सकता है या कंस्ट्रक्टेड हो सकता है। तो इसको कैपिटल सी और स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हैं। अब पांचवा, पॉड का कलर या तो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। तो ग्रीन का हम कैपिटल जी ले लेते हैं और येलो का स्मॉल जी। हमने वाई ऑलरेडी ले लिया, इसलिए यहाँ पे वाई नहीं लेंगे। 6, फ्लावर की पोजीशन। अब देखिए, फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल मतलब अगर जो फ्लावर है वो लैटरली अरेंज हो रहा है, ठीक है, लैटरल पार्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल। उसमें जो प्लांट है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, देखिए। लेकिन टर्मिनल में क्या हो जाता है, टर्मिनल में जो प्लांट का अपेक्स है वो फ्लावर, वहाँ पे फ्लावर बन गया, अब वो टर्मिनेट हो गया, अब वो प्लांट उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम एक्सियल को कैपिटल ए और टर्मिनल को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और सातवां जो कैरेक्टर था वो स्टेम की हाइट था, या तो वो टॉल हो सकता है, तो अगर वो टॉल है तो हम कैपिटल टी ले रहे हैं, और डॉर्फ है या शॉर्ट है, इसको DWARF डॉर्फ कहते हैं, इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये सिंबल्स क्यों लिए। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था क्रोमोसोम, जीन, अलील में डिफरेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के एक्टिव सेगमेंट को जीन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कि क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का, और डीएनए के एक्टिव सेगमेंट को जीन कहते हैं, ठीक है। और जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, और इस पेयर को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। मतलब कोई एक जीन है, अगर हम मान लेते हैं अगर कोई एक जीन है जो कि सपोज रिस्पॉन्सिबल है सीड शेप के लिए, ठीक है, तो वो जीन दो जगह से आया होगा, या तो वो मैटरनल बॉडी से भी आया होगा, मतलब एग भी लेकर आया होगा, और पॉलन या स्पर्म भी लेकर आया होगा। तो मतलब किसी भी कैरेक्टर का जीन जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करता है या कैरेक्टर को कोड करता है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर दोनों ही पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मेल बॉडी से भी उस कैरेक्टर का एक फॉर्म आता है, और फीमेल बॉडी से भी उस कैरेक्टर का एक आता है, ठीक है। तो हमने एलील को क्या कहा, एलील इज़ द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है जीन का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो जीन है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, उनको एलील कहते हैं, ठीक है। या आप दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज़ नोन एज एलील, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर की बात करें तो उसमें एक मैटरनल है और दूसरा फॉर्म पैटर्नल है, ठीक है। इसीलिए हर जीन
पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें हमने हर जो एलील है, तो जैसे राउंड एक अलील हुआ, व्रिंकल्ड एक अलील एक कैरेक्टर हुआ, या आप इसको ट्रेट भी कह सकते हैं। मैंने आपको कैरेक्टर और ट्रेट में भी अंतर बताया था। कैरेक्टर जैसे सीड शेप, और ये 2 तरीके का हो सकता है, मतलब इसमें 2 ट्रेट हो सकते हैं, राउंड और व्रिंकल, ठीक है। तो मैंने ट्रेट्स को डिनोट कर दिया है एक लाइन में। आप देखिए मैंने कैपिटल सारे सिंबल यूज़ किए हैं, और एक साइड मैंने सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट वाले सिंबल को लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर सीड का शेप है, ठीक है, अगर कैरेक्टर जो है वो सीड का शेप है, तो इसका एक पार्ट एग से आया होगा, मतलब मैटरनल, और दूसरा पैटर्नल होगा, मतलब पॉलन लेकर आया होगा। तो सीड शेप के कैरेक्टर का 2 फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 फॉर्म कैसा प्रेजेंट हो सकता है। मैटरनल या तो वो राउंड का मैसेज लेकर आ सकता है, या व्रिंकल्ड का मैसेज लेकर आ सकता है। उसी तरीके से पैटर्नल भी या तो राउंड का मैसेज लेकर आ सकता है, या व्रिंकल्ड का मैसेज लेकर आ सकता है। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। राउंड हो सकता है, राउंड व्रिंकल्ड हो सकता है, व्रिंकल्ड हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमें हर एक कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना चाहिए। अगर राउंड होगा तो हम उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर व्रिंकल्ड होगा तो उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अगर आपको सीड जो मिल रहा है वो राउंड दिख रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर जो अलील प्रेजेंट है वो या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तर्ज पर हम कह रहे हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी राउंड ही कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो मतलब मैंने इस जगह पर ये दिखाया है आपको कि एलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका ये पार्ट जो है वो एग से आया होगा, और ये वाला पॉलन लेकर आया होगा। अगर ये सिचुएशन है तो ये वाले में दोनों में से कोई भी एग ला सकता है और पॉलन ला सकता है। अब आप सेल के अंदर जाकर तो देख नहीं रहे हैं कि कौन सा वो लेकर आ रहा है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है। अच्छा, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब कि पावरफुल या हावी होना, ठीक है। तो जो 7 कैरेक्टर्स हमने दिखे थे, ठीक है, ये 7 कैरेक्टर्स हमने जो देखे थे, मैं आपको बताती हूँ ये वाले, ठीक है। तो इसमें इस साइड जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं ये सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट हैं, और ये सारे के सारे रेसेसिव ट्रेट हैं, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, वो ट्रेट जो पावरफुल हो, ठीक है, जब वो मौजूद हो तो वो अपना पावर दिखाए, उन ट्रेट्स को डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। और वो जो अपना पावर न दिखा पाए, डोमिनेंट वाले की प्रेजेंस में अपना पावर न दिखा पाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्लास में मॉनिटर है, ठीक है। तो मॉनिटर क्या हो गया, मॉनिटर सब चीज़ें गवर्न कर रहा है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, वो डोमिनेंट ट्रेट है, ओके। और एक है मॉनिटर की दोस्त, ठीक है, वो मॉनिटर नहीं है लेकिन मॉनिटर की दोस्त है। तो जब तक मॉनिटर प्रेजेंट है वो डोमिनेट करेगी, ठीक है। लेकिन सपोज़ किसी दिन मॉनिटर एब्सेंट हो गई, जब मॉनिटर एब्सेंट हो गई तो सारा का सारा काम कौन कर रहा है, मॉनिटर की दोस्त कर रही है। वो उस टाइम पावरफुल नहीं है, वो उस टाइम पावरफुल नहीं है जब डोमिनेंट है। डोमिनेंट के एब्सेंस में वो अपना कैरेक्टर शो कर रही है, तो वो कैसी हो गई, वो रेसेसिव हो गई, ठीक है। तो जब डोमिनेंट एलील एब्सेंट होगा तभी रेसेसिव वाला कैरेक्टर अपना शो कर सकता है, ठीक है। डोमिनेंस की प्रेजेंस में वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 सिचुएशन ले लेते हैं,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। यही 3 सिचुएशन हो सकती है सीड के शेप को गवर्न करने के लिए। तो अगर दोनों कैपिटल आर है, मतलब दोनों डोमिनेंट है, तो सीड का शेप कैसा आएगा? राउंड आएगा। और दोनों ही रिसेसिव हैं तो कैसा आएगा? व्रिंकल्ड आएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये है तो क्या है? अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर डोमिनेंट वाला प्रेजेंट रहेगा तो वो अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ डोमिनेंट वाला कैपिटल आर है तो ये कैसा दिखाएगा? ये राउंड ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर वाला अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर वाले के एक्सप्रेशन को दबा दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उन ट्रेड्स को जो डोमिनेंस की प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाते उनको रिसेसिव ट्रेड कहते हैं, और जो अपना कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है, जो पावरफुल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको डोमिनेंट ट्रेड कहते हैं। तो आई होप आपको ट्रेड्स का मतलब समझ में आ गया होगा, कैरेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, मेंडल ने पहला चीज़ दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। मैंने आपको डोमिनेंस का मतलब समझा दिया है कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स। अच्छा, मेंडल ने ये कहा कि अब कैसे हम देख तो रहे नहीं है कि कैपिटल आर आया है कि स्मॉल आर आया है। तो मेंडल ने कहा कि सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ तो फैक्टर है, ठीक है, और वो फैक्टर हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टर के लिए। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया, और बाद में जब स्टडी की गई तो यही फैक्टर क्या हो गया? यही फैक्टर को हम जीन कहने लगे। So gene is responsible for the determination of character. Only one such factor can be present in the single gamete. अच्छा, मैंने अभी आपको बताया जीन हमेशा पेयर में होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो फॉर्म हो गए। अब जब गैमीट बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम में गैमीट बताया था कि गैमीट वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मतलब कि जीन जो है जब वो गैमीट बनाएगा तो अपना मैसेज आधा आधा बांट देगा। तो एक गैमीट में सिर्फ एक ही फॉर्म का मैसेज जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये वाली सिचुएशन है और जब वो गैमीट बनाने जाएगा तो उसके एक गैमीट में कैपिटल आर आएगा और दूसरे गैमीट में स्मॉल आर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है ये पहला गैमीट है, ये गैमीट 1 हो गया और ये गैमीट 2 हो गया। तो इसीलिए एक फैक्टर जो है प्रेजेंट होता है एक सिंगल गैमीट में। ये तो हम जान रहे हैं कि कैपिटल आर क्या है? एक एलील है, मतलब जीन का एक फॉर्म है। लेकिन मेंडल को ये बात नहीं पता थी। मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर वर्ड का ही यूज़ किया था। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया? क्योंकि बहुत ही आसान थी उसकी स्टडी करना, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल था। उसके साथ ही साथ उसमें बहुत सारे जनरेशन्स को आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि मेंडल ने चूज़ किए थे, हम किस तरीके से उनको सिंबल देते हैं, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, और क्या वो चीज़ है जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आज आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में मेंडल के जितने भी लॉ हैं और किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से अपने वो स्टैटिस्टिशियन वाली चीज़ें को अप्लाई किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।